तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, 25 दिसंबर 1991 का दिन। दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा था, लेकिन मॉस्को में कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। जी हाँ, मॉस्को में क्रेमलिन की उन ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी सुपर पावर का आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा था जिसका दबदबा आधी दुनिया पर था। लगभग 72 सालों से जो लाल झंडा शान से लहरा रहा था, वो आखिरी बार नीचे उतर रहा था। सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो जमीन के छठे हिस्से पर फैला हुआ था, सोवियत संघ, वो बस कुछ ही पलों में इतिहास बनने वाला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी महाशक्ति, एक सुपर पावर, ऐसे अचानक से खत्म कैसे हो गई? पर सच तो ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। कहते हैं ना, बारिश में वही घर गिरते हैं जिनकी बुनियाद में सालों से दरारें आ चुकी हों। व्लादिमीर पुतिन ने इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही कहा था। और ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो चलिए देखते हैं कि इस विशाल इमारत की नींव में आखिर ये दरारें आई कहां से थीं। किसी भी चीज के पतन को समझने के लिए उसकी शुरुआत को समझना जरूरी है, और सोवियत संघ की कहानी में तो उसकी नींव में ही कुछ ऐसी कमियां थीं जो आगे चलकर उसके अंत का कारण बनने वाली थीं। तो यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स 1922 में बोल्शेविक क्रांति के बाद बना था। धीरे धीरे इसमें 15 गणराज्य जुड़ गए। कागज पर तो ये एक सपने जैसा था, एक ऐसी दुनिया जहां सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन असलियत उस सपने से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा क्रूर थी। देखिए, शुरुआत से ही इस सिस्टम में बड़ी गड़बड़ियां थीं। पहली बात तो ये कि ये एक दलीय राज्य था जहां स्टालिन जैसे तानाशाह आते गए। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। जो भी आवाज़ उठाता उसे गुलाग यानी लेबर कैंप में भेज दिया जाता था। एक और बड़ी बात, दूसरे गणराज्यों की भाषाओं और संस्कृति पर रूसी संस्कृति को थोपा जा रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अर्थव्यवस्था। एक ऐसी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें नए आइडिया और इनोवेशन के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो मतलब साफ है, ये एक ऐसा राज्य था जो लोगों की मर्जी से नहीं बल्कि डर और कंट्रोल के दम पर चल रहा था। अब देखिए, सिस्टम अंदर से तो कमजोर था ही, लेकिन इस कमजोरी को कई गुना बढ़ा दिया उस बाहरी दबाव ने जो दशकों तक चलता रहा। और ये दबाव था शीत युद्ध का। ये सिर्फ दो देशों, अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की, दो विचारधाराओं की जंग थी। एक तरफ था साम्यवाद, जहां सब कुछ सरकार कंट्रोल करती थी, और दूसरी तरफ था पूंजीवाद, जहां मुक्त बाजार और निजी स्वामित्व था। इस लड़ाई ने सोवियत संघ को एक ऐसी रेस में डाल दिया जिसका खर्च उठाना उसके बस में नहीं था। और इस स्लाइड से हमें सोवियत अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या साफ दिखती है। सेना पर और अमेरिका से स्पेस रेस जीतने पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया कि आम लोगों के लिए, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए पैसा बचा ही नहीं। सोचकर देखिए, रॉकेट तो बन रहे थे, लेकिन दुकानों में ब्रेड की लाइनें लगी हुई थीं। प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हो चुकी थीं। और इस आग में घी का काम किया अफगानिस्तान युद्ध ने। 1979 से 1989 तक 10 साल चला ये युद्ध। इसने सोवियत अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। और सिर्फ पैसा ही नहीं, इसने लाल सेना का मनोबल भी तोड़ दिया। ये सोवियत संघ के लिए उनका अपना वियतनाम युद्ध साबित हुआ, एक ऐसी हार जिसने उनकी सैन्य शक्ति की हद दिखा दी। तो आम आदमी का क्या हाल था? उनके लिए तो अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी थी, रोजमर्रा की चीजों की हमेशा कमी रहती थी। इसका एक बड़ा ही जबरदस्त किस्सा है। जब 1989 में आगे चलकर रूस के राष्ट्रपति बनने वाले बोरिस येल्त्सिन ने अमेरिका में एक सुपरमार्केट देखा तो वो हैरान रह गए। वहां आम लोगों के लिए इतनी सारी चीजें थीं, इतनी वैरायटी कि उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनके लिए ये एक झटका था कि उनका सिस्टम कितना पीछे रह गया है। तो 1985 आते आते ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि सिस्टम अब चलने वाला नहीं है, ये अंदर से खोखला हो गया है। तभी इस सीन में एंट्री हुई एक नए नेता की, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्हें लगा कि वो कुछ बड़े क्रांतिकारी सुधार करके इस डूबते जहाज को बचा सकते हैं। और उन्होंने 2 बड़े सुधार किए। पहला था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब था खुलापन, यानी लोगों को थोड़ी राजनीतिक आज़ादी दी, मीडिया पर से सेंसरशिप कम की। और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, यानी पुनर्गठन,
मतलब अर्थव्यवस्था में थोड़ी आज़ादी दी, सरकारी कंट्रोल कम किया। देखिए, गोर्बचेव का प्लान सिस्टम को तोड़ना नहीं था, बल्कि उसे सुधार कर बचाना था। लेकिन उनका ये दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। जैसा कि खुद गोर्बाचोव ने बाद में कहा, नई व्यवस्था काम करना शुरू कर पाती उससे पहले ही पुरानी व्यवस्था ढह गई। हुआ ये कि उनके सुधार एक भूकंप की तरह साबित हुए, जिसने दशकों से छिपी हुई सारी सच्चाइयों को, सारे भ्रष्टाचार को बाहर निकाल कर रख दिया। जो खोलापन वो लाए थे, उससे लोगों को पहली बार पता चला कि अर्थव्यवस्था कितनी बर्बाद हो चुकी है। उन्हें 1986 की चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना जैसी तबाही की असलियत पता चली। तो हुआ क्या? सिस्टम पर लोगों का भरोसा बनने की जगह और टूट गया, और इस गुस्से और असंतोष ने अलग अलग गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलनों यानी आज़ादी की मांग को और हवा दे दी। और बस यहाँ से आगे चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं। जो कमज़ोर ढांचा था, वो अब पूरी तरह से बिखरने लगा था। देखिए, जो साम्राज्य 70 सालों से इतना मजबूत लग रहा था, वो बस 2-3 साल में ही बिखर गया। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, जो एक संकेत था कि पूर्वी यूरोप अब सोवियत कंट्रोल से बाहर है। 1990 में इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक राज्यों ने आज़ादी की घोषणा कर दी। फिर अगस्त 1991 में जो पुराने कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की, लेकिन वो भी 3 दिन में फेल हो गई। और आखिर में 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने मिलकर कह दिया कि यूएसएसआर अब नहीं रहा। और 25 दिसंबर को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। लेकिन यूएसएसआर का अंत सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था। ये एक नए दौर की, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जो काफी अनिश्चित था। सोवियत संघ के राख से 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 15 नए आज़ाद देश निकले। बाल्टिक से लेकर मध्य एशिया तक हर देश अब अपनी किस्मत का मालिक खुद था। लेकिन इसके साथ एक नई समस्या भी पैदा हुई। लगभग 2.5 करोड़ रूसी लोग जो अब तक अपने ही देश में थे, वो इन नए देशों में अचानक अल्पसंख्यक बन गए। इससे एक नया तनाव पैदा हुआ, जिसका असर हम आज भी इतने सालों बाद भी देखते हैं। तो सोवियत संघ का पतन सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। खास करके चीन ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गौर से देखा और सीखा। वहाँ के नेताओं और पत्रकारों के बीच ये एक आम बात है कि चीन कभी भी यूएसएसआर वाली गलती नहीं दोहराएगा। उन्होंने इससे सीखा कि अपने एक दलीय सिस्टम को कैसे बचाए रखना है। और व्लादिमीर पुतिन का ये उद्धरण इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, जिसे सोवियत संघ के टूटने का दुख नहीं, उसके पास दिल नहीं, लेकिन जो वापस वैसा ही सिस्टम चाहता है, उसके पास दिमाग नहीं। मतलब लोगों के मन में उस दौर की स्थिरता के लिए एक नॉस्टैल्जिया तो है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पुराना सिस्टम चलने वाला नहीं था। तो आखिर में सवाल यही है, जब किसी देश की, किसी साम्राज्य की बुनियाद हिल जाती है, तो क्या होता है? सोवियत संघ का पतन हम सबके लिए एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। ये बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी हमेशा के लिए नहीं होती, और इससे शक्ति, विचारधारा और बदलाव के बारे में जो सबक मिलते हैं, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।